हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 का। ठीक है, जीएस पेपर वन लेंगे। सीरीज वन है मेरे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे थ्रू एलिमिनेशन ट्रिक, चीट कोड्स। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन है इसमें जिसमें इस तरीके के एलिमिनेशन मेथड्स, चीट कोड्स के थ्रू हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर के नियर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इससे आपके चांसेस ऑफ बीइंग क्वेश्चन करेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। आप सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हमारा, ये जो इकोनॉमिक्स है, राइट। इकोनॉमिक्स हम पहले लेंगे। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, करंट का क्वेश्चन है एंड आप इसको स्टैटिक में भी ले सकते हो, राइट। सो इसमें आपको ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, यूएनईपी, फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसमें से आप क्या ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ऑफ है, यानी कि सेंस मीनिंगलेस है, राइट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट लिस्ट है। तो इस तरीके देखो, रैपिड, यहाँ पर वर्ड डेसिफरिंग वर्ड को तोड़ के देखना पड़ेगा अपन को। एंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इस यानी कि रैपिड यानी कि इमीडिएट, ये बता रहा है अपन को कि हमको इमीडिएट नीड किसी बेसिकली पैसों की, राइट। ठीक है, इमीडिएटली पैसों की नीड होती है तो कोई भी देश किसके पास जाता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन के पास जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास क्यों जाएगा? ठीक है, वो तो राइट राइट। उसके अलावा यूएनईपी तो बिल्कुल ऑफ है ना, यानी कि बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट लेस है यहाँ पर इस कंडीशन में, क्वेश्चन में जो पूछा है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझो पहले। ठीक है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपके पास बचा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक तो बेसिकली बात करते हैं तो कंट्रीज के कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, आरबीआई एंड इससे रिलेटेड ज्यादा फंक्शनिंग में काम करता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट, बिजनेस, ट्रेडिंग, इनसे रिलेटेड आईएमएफ है। और जबकि हम बात करते हैं फाइनेंस में, तो आईएमएफ इज द करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर। जब भी कंट्री को पैसों की जरूरत होती है तो आईएमएफ के पास ही जाते हैं वो पैसे लेने, आपको इतना पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आता है आपका, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विच इज नीर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ओके, एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, देखो इसको ट्रिक से करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक से करते हैं। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विच इज आपका रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस। नेक्स्ट है आपका, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to the inflation in other countries is likely to cause an increase in divergence between the near and rear। देखो मैंने क्या कहा था, जो हमारी चीट कोड और एलिमिनेशन मेथड है उसमें एक प्रिंसिपल था, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स में से एक सही होगा, राइट। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअली सोचो। देखो, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दोनों में इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन ओनली एडजस्टमेंट यहां पर किया गया है नॉमिनल एंड रियल। ठीक है, तो जब भी नॉमिनल में कुछ भी फैक्टर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं तो उसको रियल में आ जाता है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, नॉमिनल जीडीपी एंड जो हमारे बेसिकली रियल जीडीपी है, सेम कॉन्सेप्ट है। रियल जीडीपी, तो रियल में अपन एडजस्ट करने के बाद, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद रियल आती है नॉमिनल में। ठीक, तो ये वही है। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि ये चीज करने से रुपी एप्रिसिएशन होता है, तो ये रिलेटेड तो वैसे ही है ना। अगर रुपी का एप्रिसिएशन होता है तो ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस कैसे बढ़ेगी? जब रुपी का डेप्रिसिएशन होगा, रुपी की वैल्यू कम होगी ना, डेप्रिसिएशन होगा, वैल्यू कम नहीं बोलूंगा, तब ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस बेसिकली इंप्रूव होगी। तो दिस इज एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग इन स्टेटमेंट्स। तो या तो वन सही होगा या सेकंड सही होगा, थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, इस वाले लॉजिक से थर्ड वाला करेक्ट है, तो फर्स्ट तो हटा दो आप, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड में से आप कौन सा सही होगा वो आप देख लो। एक तो गलत है इसमें से, अब वो कौन सा है? वो है बेसिकली आपका सेकंड वाला। ठीक, बिकॉज द चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट सेकंड वाला इज रॉन्ग, राइट, और लेस। तो इसका आंसर है सी। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़े ना तो आपको ये वाली बात समझ में जाएगी जो मैंने लास्ट में बोला है कि चांसेस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ बीइंग करेक्ट इज लेस, राइट। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई is likely to buy government securities. Okay, okay. If rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If interest rate in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. देखो, बेसिक इकोनॉमिक्स सिंपल सी है, लॉजिकल वे में सोचेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहले स्टेटमेंट देखो, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पैसे की वैल्यू कम है। पैसे की वैल्यू कम कब होती है?
अगर पैसे की वैल्यू कम है, क्यों क्यों पैसे की वैल्यू कम है? क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है, यानी कि मार्केट में पैसे ज्यादा है, उसको खींचना पड़ेगा वापस इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय नहीं करेगी, बल्कि और इश्यू कर देगी, राइट? बाय करेगी तो पैसा गया ना मार्केट में। दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। फर्स्ट वाला गलत होते ही आपका आंसर आ जाएगा बी एंड 2 एंड 3, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अगर आपको ये भी समझना है तो ये भी समझा देता हूँ। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, यानी कि पैसा की बेसिकली पैसा गिर रहा है वैल्यू इन कंपैरिजन टू द डॉलर्स, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल। देखो मार इकोनॉमी में, यानी कि डॉलर की वैल्यू कम, डॉलर की वैल्यू ज्यादा इसलिए क्योंकि सप्लाई कम है। तो आरबीआई क्या करेगी? डॉलर सेल कर देगी मार्केट में। तो डॉलर की जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? तो रुपया गिरना कम हो जाएगा। सिंपल। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाती है यूएसए में, तो आरबीआई अपने जो बेसिकली दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स, ठीक है? क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा उस पर, तो खरीदेंगे ही ना। इंटरेस्ट ज्यादा होगी तब थोड़ी ना खरीदेंगे डॉलर्स, या फिर कोई भी चीज इन जनरल। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इट इज एन इनिशिएटिव endorsed by G20 together with Paris Club. Okay, it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. अब देखो यहाँ पर एक अपना एलिमिनेशन और चीट कोड जो है फेल हो जाता है। जो अपना बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रूल, वो यहाँ पर लगता नहीं है। अगर आपने पढ़ा इसके बारे में तो डेफिनेटली कर लोगे। बाकी अगर आप देखो तो जैसे G20 और पेरिस क्लब एक साथ, तो कहीं किसी जगहों पर आना क्यों जरूरी है, ठीक है? उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। सेकंड है आपका, सेकंड वाला तो कॉमन जनरल स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाला तो सही है ही आपका। लेकिन फर्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रूल हम बात करते हैं ना इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज की, तो वो वाला रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है, तभी तो हम बोलते हैं 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में लगता है। अल्टीमेटली आप नेगेटिव पॉजिटिव ही रहते हो, राइट? जो कॉमन सेंस रूल लग रहा है यहाँ पे, वो देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। ठीक है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई बॉन्ड्स है भैया जिसको इंडेक्स्ड, यानी कि हम बात करते हैं जब फॉर्मली कैलकुलेट, जब हम करते हैं इंडेक्स करते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबीज। आईआईबीज आपके यही है ना? आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फॉर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ओके, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कॉमन सेंस लगाओ, जो आपको लगता है कि लीस्ट पॉसिबल चांस है सही होने के? देखो फर्स्ट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैन आ रहा है इसके अंदर। गवर्नमेंट, यस कैन, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती भाई? बिल्कुल कर सकती है। तो अगर आप फर्स्ट वाला सही देखें तो बी तो आपका वैसे ही गलत, राइट? तो गवर्नमेंट कैन, कैन वाला रूल लगेगा, कैन कुड माइट वुड वाला। ओके, ओके। सो सेकंड है, आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। डेफिनेटली ये भी जेनरिक सा स्टेटमेंट है, तभी इसी तरीके का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। थर्ड आता है नॉन टैक्सेबल। नहीं, देखो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि टैक्सेबल होती है कंट्री में, ऐसी बहुत कम चीजें जो टैक्सेबल नहीं है, राइट? दूसरा, गवर्नमेंट टैक्स उन्हीं पे नहीं लगाती जो जिस चीजों को वो क्या करना चाहती है, प्रमोट करती है। यहाँ पर ऐसा कुछ हमको दिखना नहीं है कि जिसको प्रमोट करना हो, है ना? तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो और दूसरा, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर इस तरह की कोई चीज यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में डालनी है तो क्या ऐसा हो सकता है जिसको रॉन्ग करेगा, राइट? तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2। सिंपल। अभी सिंपल लगता है, एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं उस टाइम पे, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा अगर आप काम रहेंगे वहां पर अपने आप को, राइट, तो दिस कैन बी डुएबल। तो यहाँ पर भी जो हम बात करते हैं ना कैन कुड में माइट वाला, वो वाला रूल यहाँ पे फेल कर जा रहा है अगर आपने पढ़ा नहीं है इसको। सुनो, with reference to the foreign on e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? They can sell their own good in addition to offering their platform as marketplace. अगर आपने एफडीआई रूल्स पढ़े ना तो आपका सही होगा, बाकी नहीं हो सकता। द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ठीक है, तो एफडीआई पॉलिसी में ये प्रोहिबिटेड है, ये वाले जो है, दे कैन नॉट सेल देयर ओन 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 गुड। देखो अमेजोन के टाइम पे ये बात आई थी, ठीक है, बहुत सी पॉलिसी चेंजेस एफडीआई में, तब ये चीजें आई थी। तो ई कॉमर्स फर्म्स के रूल्स जो है आपको एफडीआई में मिलेंगे। सो इसका आंसर बेसिकली बी है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, एंड सेकंड वाला तो देखो बेसिकली थोड़ा सा इन जनरल करेक्ट भी है। आपको लगता है कि इन जनरल अगर हम पढ़ना चाहें या कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई पॉइंट अगर आपसे कहीं के डालें तो इस तरीके के पॉइंट्स आर द ओके, करेक्ट है। लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज स्टेटमेंट है जो, वो थोड़ा सा यहाँ पर कैन कुड माइट वाला रूल नहीं लग रहा।
देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इतना इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इसके लिए, डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना। देखो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट को ही समझो आप, मतलब सोचो, उस टाइम पे एग्जाम में बैठे सोचो रियल सेक्टर, ऐसे यानी कि इकोनॉमी के अंदर पैसे को घुमाने वाली, पैसे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली, रियल सेक्टर क्या हो सकता है एक इकोनॉमी के अंदर। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या फिर कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के अंदर, तभी तो बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट। तो यानी कि कंट्री के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हर वो एक्टिविटी जिससे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ओरिजिनेट होता है, वो रियल सेक्टर होता है, राइट। अब फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, डेफिनेटली फार्मिंग और एग्रीकल्चर तो ऐसे है कि 99.99 पर जो सेक्टर है उसमें कंप्लीट हो जाता है, उसमें आते ही आते हैं। सेकंड, टेक्सटाइल मीन्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, यहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है। अ कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, नहीं, यहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये तो बिल्कुल ऑफ है। एंड यहां पर भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड में बेसिकली आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रियल सेक्टर के बारे में पूछा था और प्रोडक्शन से यहाँ पर लिंक्ड है, राइट। तो आप इसको इतना जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम देखेंगे दो चीजें, पहला कॉमन सेंस एंड दूसरा फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। कॉमन सेंस में यहां पर आपका आती है बेसिक नॉलेज, दूसरा फ्रेमिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, उससे ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो दो तरीके हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी है वो कॉमन सेंस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड, जिनको बिल्कुल आता पता नहीं है इसका कॉन्सेप्ट का, दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट इट बाय थ्रू द, हम बात करते हैं जो फ्रेमिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक अबाउट इन द मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू द इंडिया। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है। देखो एग्जाम में 2-3 बार है ना, रिपीट कर लिया करो इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ओके, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, तो कॉन्सेप्ट क्या क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में। सो एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंपनीज ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ तो पैसे बाहर जाने की बात हो रही है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर तो इंडिया में आएगा उसके बारे में है ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एंड एन इंडियन कंपनी परचेज tangible assets in a foreign country and sell such assets after their value increases and transfer the proceeds to India. Okay, the foreign company transfers shares and shares drive their substantial value from basically assets located in India. अब देखो फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन किस तरीके से, दो ही ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ट्रांसफर वर्ड आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफर द प्रोसीड यहाँ पर, और दूसरा देखो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर दोनों ही जगह बात हो रही है टैक्सेस की, ठीक है, दोनों ही जगह बात हो रही है टैक्सेस, और जब भी टैक्सेस की हम बात करते हैं ना तो दे कैन नेवर बी इनडायरेक्ट, जब इस लेवल पे हम बात करते हैं, ठीक है, कंट्रीज लेवल पे, है ना। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बट यहाँ नहीं हो सकता ना इनडायरेक्ट ट्रांसफर जब हम करते हैं, तो टैक्सेस हियर इन दिस केस कैन नॉट बी इनडायरेक्ट। सो उस वाले लॉजिक से भी यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी खत्म हो जाता है आपका, तो बच्चे आपके सी एंड डी। अब देखो सी सी तो आप जो है छोड़ो, डी वाला पढ़ो। अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट। देखो इंडिया के अंदर लोकेटेड है उसके एसेट्स और पैसे जनरेट हो रहे हैं जो कि वो ट्रांसफर कर रहा है, राइट। अगर सी वाला ऑप्शन पढ़ेंगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट में वो दे कैन नेवर बी इनडायरेक्ट थिंग, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द ओनली अप्रोप्रिएट आंसर। बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ये सिंपल पूछा है, एक्सपेंडिचर के बारे में बताओ भाई, है ना। एक्सपेंडिचर किया किसी कंपनी ने, तो अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिनेटली। आप मशीनरी ला रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हो, इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना आपका, राइट। तो दो ही तरीके की होती है, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि सेकंड है डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये यही गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। डेट फाइनेंसिंग कैन नेवर बी आपका कैपिटल, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है आपका 1, ठीक है, ए। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ शेयर ऑफ हाउसहोल्ड अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड द गवर्नमेंट, क्यों नहीं हो सकता। देखो आपने प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है ना, आपने पोस्ट ऑफिस में जो फंड होते हैं उसका नाम सुना है, बिल्कुल उसमें ही तो सेविंग करते हैं, मान लो आप और हम सेविंग करते हैं,
तो वो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने पैसे बोरो कर रखे हैं ना, उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। यस डेफिनेटली। तो फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आपका स्टेटमेंट। सेकंड, डेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम लार्ज कंपोनेंट ऑफ, यस डेफिनेटली, कंट्री में इंटरनल डेट का बहुत बड़ा कंपोनेंट आपका डेटेड सिक्योरिटीज है, राइट, और मार्केट रिलेटेड रेट्स पे वो बेसिकली इशू की जाती है, राइट, वो सब चीजें। तो इसका आपका आंसर आता है ऑप्शन सी। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन कभी मत छोड़ना जिसमें इस तरह के ऑप्शंस आते हो, सिर्फ एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और पहले यूपीएससी ऐसा भी कर सकती है, पहले जो है दो उसने इतने टफ डाल देगी कि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट में भी कोई मैजिक कर दे, है ना। लेकिन पढ़ा होना चाहिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक। टाइट टाइट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट, मान लो नहीं पता, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, है ना। उसके बाद होता है डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी। देखो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि आपने बाहर से पैसा उठा रखा है ना, कमर्शियली। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी का डिवेल्युएशन हो गया तो वो करेंसी की रिस्क को डिक्रीज करेगा, बढ़ा देगा, बढ़ा ही देगा ना, क्योंकि अगर कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डिवैल्यू हो गई, तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, बढ़ेगी ना रिस्क, कम थोड़ी होगी। तो अगर आपका थर्ड वाला ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना, राइट, इस तरीके से सोचो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सेकंड, रेटिंग एजेंसीज पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड बैकवर्ड ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसमें बहुत सारे रूल्स लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर थोड़ा सा भी अंदाजा है आपको कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में आरबीआई जो है रेगुलेट नहीं करती है ना। अब क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि आरबीआई क्यों, बेसिकली सेंट्रल बैंक है इंडिया की, राइट। तो सेंट्रल बैंक का काम ये नहीं होता कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको रेगुलेट करता फिर है, उसके बाद पहले ही कम काम थोड़ी है, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर ही ऐसे के साथ, राइट। दूसरा हम बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी वाला रूल है, यूपीएससी गलत देती है मोस्टली, वो वाला रूल यहाँ पे भी लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड थीम है, राइट, और रिपीटेड टॉपिक है। विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड 2019 में आया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अ चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। It recommends for the selection of heads of the public sector banks, and BBB helps the public sector banks in developing strategies and capital plans. ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो पढ़ के गए होंगे, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई इसका चेयरमैन नहीं होता, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो कि विद रेफरेंस टू द कन्वर्टिबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है the option to convert to equity affords the bond holder a degree of indexation to the rising। देखो ये तो बहुत ही बेसिक है कि अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो आपका इंडेक्सेशन भी होगा, है ना। यानी कि बिल्कुल फॉर्मल काम है सब कुछ, तो इसलिए। सेकंड बात करते हैं इस वाले ऑप्शन को देखो, इसमें लिखा है, तो ये वाली जो बेसिकली स्कीम है ना, कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड कन्वर्ट करा सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो उसका आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे, तो अगर कोई फीस नहीं है ना इसकी, तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि रिस्क आपकी कम हो जाएगी फिर, राइट, सिंपल चीज। तो बेसिकली दोनों बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, बॉन्ड शेयर्स ये सब पढ़ के जाना थोड़ा बहुत। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग। देखो इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात कर रहा है, कौन करता है, आरबीआई, सिंपल, ये तो पढ़ा ही होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन्स, मुझे बहुत चांसेस है इस वाले क्वेश्चन में कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, राइट। सो ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। देखो, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। तो यहाँ पे नॉन फंजिबल की बात कर रहे हैं टोकन्स की, तो दे हैव, देखो पहले ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में नहीं कर सकते फिजिकल एसेट्स को, डेफिनेटली। तो फर्स्ट उस लॉजिक से सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको नहीं कर सकते। सो दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्टेड ऑन अ ब्लॉकचेन। ओके, ये अगर हम इसको सही मान लेते हैं तो दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल। देखो यूपीएससी का एक बहुत पैटर्न है कि जब भी इस तरीके के तीन जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें डेफिनेटली ऑल ऑफ देम तो कभी सही हो ही नहीं सकते,
ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं, 90% चांस होते हैं कि 90 to 90% चांस है कि एक तो इसमें से स्टेटमेंट में गलत हो गया होगा, राइट। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट इज करेक्ट आपका, तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है, राइट। सेकंड हम बात करते हैं कि दे आर यूनिक, अगर ये वाला आप सही मान लेते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि अगर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है तो यानी कि वो डिफरेंट है दूसरे से, राइट। अगर वो दूसरे डिफरेंट है तो दे कैन नॉट बी इक्वल एंड दे कैन नॉट बी ट्रेडेड, राइट। अगर वो इक्वल नहीं है तो उनका ट्रेड भी नहीं कर सकते और ना कमर्शियल ट्रांजेक्शन की तरफ, जो देखो ये क्रिप्टोग्राफिक टोकन है लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना, और ब्लॉकचेन का ही ये बेसिकली पार्ट है, राइट। सो ब्लॉकचेन इज अ actually a whole technique or whole technology. Cryptocurrency is a basically process and part of the blockchain. Okay, so first and second is the correct answer. देखो लास्ट ईयर 2022 में क्या किया था यूपीएससी ने, सब बिल्कुल पहले क्या होता सेक्शन के थ्रू आते थे, है ना, कि इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन, फिर पॉलिटी के। लेकिन ऐसा नहीं है, अब केवल बीच बीच में इन्होंने फिर से पॉलिटी के डाल दिए 5 से 6 क्वेश्चन, उसके बाद फिर बीच में कहीं हिस्ट्री के बाद एक क्वेश्चन आ गया, फिर 2 क्वेश्चन आ गए, इस तरीके से डाले, यानी कि राइट स्प्रिंकल कर दिए हर जगह क्वेश्चंस को, सारे सेक्शंस में ऐसा हुआ था, इसलिए इस तरीके से मुझे बताना पड़ा है। तो जब तक के लिए अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे राइट दूसरे थीम्स के, दूसरे सब्जेक्ट के। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।